कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है इस वीडियो में हम पाठ संख्या 7 जिसका नाम है ज्यामितीय अवधारणाएं की अभ्यास 7b के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम इस अभ्यास से संबंधित कुछ शब्दों की परिभाषाओं को समझेंगे ताकि इस अभ्यास के सभी प्रश्नों को हम आसानी से हल करवाएं। तो पहला शब्द है हमारा रेखा। रेखा को अंग्रेजी में हम कहते हैं लाइन। तो रेखा की परिभाषा है, रेखा एक आयामी आकृति है जो बिना किसी चौड़ाई के दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैली होती है। यह एक दूसरे के करीब अनंत बिंदुओं से बनी होती है। यूक्लिड रेखा को चौड़ाई रहित लंबाई के रूप में दर्शाते हैं कि रेखा एक आयामी होती है, अर्थात उसमें केवल लंबाई होती है, ना उसकी चौड़ाई होती है, ना उसकी ऊंचाई होती है, जो बिना किसी चौड़ाई के दोनों दिशाओं में अनंत रूप से फैली होती है। रेखा को हम दोनों दिशाओं में अनंत रूप से आगे बढ़ा सकते हैं, बिंदु बी की ओर भी और बिंदु ए की ओर भी। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है और रेखा एक दूसरे के करीब, देखिए रेखा को बनाने के लिए अनंत बिंदु का उपयोग किया जाता है। जब अनंत बिंदु जैसे बिंदु बहुत पास पास होंगे और उन बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम मिलाते जाएंगे तो एक रेखा का निर्माण हो जाएगा। अनंत बिंदुओं के समूह को मिलाने पर रेखा का निर्माण होता है। ठीक है। और एक गणितज्ञ है यूक्लिड। यूक्लिड ने रेखा को इस प्रकार परिभाषित किया है कि रेखा को चौड़ाई रहित लंबाई के रूप में दर्शाया है। यूक्लिड ने रेखा को चौड़ाई रहित लंबाई के रूप में दर्शाया है कि रेखा वह है जिसकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है। और रेखा से जुड़ी कुछ बातें ये है। पहली बात है कि रेखा सीधी होती है जिसका दोनों दिशाओं में विस्तार अपरिमित होता है। रेखा सीधी होती है जिसको हम दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। दूसरी बात है, रेखा में अंत्य बिंदु नहीं होता है। रेखा का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। रेखा कहाँ से शुरू है और कहाँ पर खत्म है ये हमको ज्ञात नहीं होता है। तो इसका कोई सिरा नहीं होता है, अर्थात अंत्य बिंदु नहीं होता है। और रेखा को प्रदर्शित करने के दो तरीके हैं। अगर एक तरीका है, रेखा पर हम कोई से दो बिंदु लेंगे, जैसे एक बिंदु यहाँ पर ए लिया गया है, दूसरा बिंदु बी, और उसके ऊपर देखिए इस प्रकार चिन्ह लगा देंगे, दोनों ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार एक तरीका तो ये है कि रेखा के ऊपर कोई दो बिंदु लीजिए, उन बिंदुओं का नाम लिख लीजिए। बिंदुओं को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो उन बिंदु जैसे एक बिंदु ए लिया हमने, दूसरा बिंदु बी, और उसके ऊपर एक ऐसी रेखा खींचेंगे जिस पर दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाएंगे। इस प्रकार हम रेखा को प्रदर्शित करते हैं। एक दूसरा तरीका है रेखा को प्रदर्शित करने का कि रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर जैसे LMN आदि लिखकर भी प्रदर्शित किया जा सकता है। कि रेखा को केवल अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों का से नाम देकर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे इस रेखा पर अगर कोई ये दो बिंदु ए और बी हम ना ले, इसका नाम केवल हम छोटा m भी रख सकते हैं, छोटा n भी, या छोटा l, या छोटा a। तो अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा हम रेखा को प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति में रेखा से हमारा अभिप्राय संपूर्ण रेखा से होता है, न कि उसके किसी एक भाग से। अगर हम ज्यामिति वाले पाठ में रेखा अगर शब्द का उपयोग करेंगे तो उसका मतलब है कि अनिश्चित लंबाई से रेखा की पूरी पूरी रेखा की बात करेंगे, ना कि उसके कोई छोटे से भाग की बात करेंगे। देखिए रेखा की पूरी बात, ये रेखा को हम आगे इस दिशा में बढ़ा सकते हैं और इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। तो पूरी रेखा की बात होगी, ना कि उसके कोई छोटे भाग की, जैसे ए से बी तक के भाग की बात नहीं होगी। अगर हम रेखा लिखा हुआ है प्रश्न में तो इसका मतलब है उसकी लंबाई अनंत तक है। ठीक है, तो ये थी परिभाषा रेखा की। अब हमारा दूसरा शब्द है रेखाखंड, जिसको अंग्रेजी में लाइन सेगमेंट हम कहते हैं। रेखाखंड की परिभाषा है, रेखाखंड एक रेखा का वह भाग होता है जिसकी एक निश्चित लंबाई होती है, या हम कह सकते हैं कि रेखाखंड के दोनों सिरे निश्चित होते हैं। देखिए रेखाखंड रेखा का एक छोटा भाग होता है
और रेखाखंड के दोनों बिंदु, दोनों सिरे निश्चित होते हैं। रेखाखंड में दो अंत्य बिंदु होते हैं कि रेखाखंड कहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ पर खत्म हुआ है, ये हमको ज्ञात होता है। तो किसी भी रेखाखंड के दो अंत्य बिंदु होते हैं और रेखाखंड को हम प्रदर्शित किस प्रकार करते हैं? रेखाखंड के दोनों सिरों के नाम के ऊपर एक रेखा का चिन्ह लगा देते हैं, ऊपर एक लाइन खींच देते हैं और कोई किसी भी और हम तीर का चिन्ह नहीं लगाते। जैसे रेखा को प्रदर्शित करते हैं तो दोनों बिंदुओं के नाम और दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाते हैं। पर जब हम रेखाखंड का नाम लिखते हैं तो रेखाखंड के दोनों अंत्य बिंदुओं का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर एक सीधी रेखा इस प्रकार खींच देंगे। तो इस प्रकार हम रेखाखंड को प्रदर्शित करते हैं और रेखा को प्रदर्शित करने के लिए हम रेखा पर स्थित दो बिंदुओं पर दोनों ओर तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित करते हैं। और केवल जब दोनों ओर एक भी तीर का चिन्ह लगाएंगे तो इसका मतलब है कि ए भी एक रेखाखंड है। ये थी रेखाखंड की परिभाषा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारा किरण। किरण को अंग्रेजी में हम बोलते हैं रे। रे की परिभाषा है, किरण एक रेखा का वह भाग है, किरण भी किसी रेखा का भाग होता है और जिसमें केवल एक निश्चित बिंदु होता है तथा दूसरे बिंदु का कोई अंत नहीं होता है। किरण में केवल एक अंत्य बिंदु होता है। किरण कहाँ से शुरू हुई है ये हमको पहले से ज्ञात होगा, पर किरण कहाँ पर खत्म होगी ये हमको ज्ञात नहीं होता। इसलिए किरण का केवल एक सिरा होता है, अर्थात एक अंत्य बिंदु होता है, दूसरा अंत्य बिंदु अनिश्चित होता है, ये हमको पता नहीं होगा कहाँ पर है। पर किरण कहाँ से शुरू है ये हमको पता है। ठीक है, किरण को हम किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे? किरण किस बिंदु से शुरू है उस बिंदु का नाम पहले लिखेंगे और जिस दूसरे बिंदु की ओर किरण जा रही है उस बिंदु का नाम लिखेंगे और उसके ऊपर किरण जिस बिंदु से शुरू है और जिस बिंदु की ओर जा रही है उस ओर तीर का चिन्ह लगा देंगे। तो जिस बिंदु से किरण शुरू होती है उस बिंदु को हम कहते हैं प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, इस प्रारंभिक बिंदु ए से किरण शुरू हुई है और बिंदु बी की ओर जा रही है, तो ए से बी की ओर हम इस तीर का चिन्ह इस प्रकार लगा देते हैं और इस प्रकार हम किरण को प्रदर्शित करते हैं। तो इन तीन परिभाषाओं से संबंधित ही प्रश्न इस अभ्यास 7 में हमसे पूछे जाएंगे। तो अब अभ्यास का पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए प्रश्न है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक रेखा खींचिए और अंग्रेजी वर्णमाला के एक छोटे अक्षर का प्रयोग करके उसका नाम लिखिए। तो हमको अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न संख्या 1 में एक रेखा का चित्र खींचना है और फिर उस रेखा का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके रखना है। तो हम एक रेखा खींच लेते हैं। देखिए ये हो गई एक रेखा। रेखा के दोनों सिरों पर हम तीर का चिन्ह लगाते हैं क्योंकि रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती। रेखा की लंबाई निश्चित नहीं होती है, इसको दोनों दिशाओं में आगे कितना भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये हमने एक रेखा का चित्र बना दिया। अब इस रेखा का नाम हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर का प्रयोग करके रखेंगे। जैसे इस रेखा का मैं नाम रख लेता हूं एम। ये एम एक रेखा है और जिसको हमने अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर एम से इसका नाम रखा है। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 1 का हमारा सही उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। तो प्रश्न संख्या 2 है, अपने आसपास में उपलब्ध वस्तुओं की सहायता से कोई 3 ऐसे उदाहरण दीजिए जिनसे रेखाओं या उस उनके भाग का बोध होता है। अब हमें अपने आसपास से 3 ऐसे उदाहरण लेने हैं जिससे हमें रेखा या रेखा के भाग का बोध हो। ऐसे 3 उदाहरण हम लेंगे। देखिए पहला उदाहरण हम ले लेते हैं मेज। ये पहला उदाहरण हम ले लेते हैं मेज। ये मेज का जो ऊपरी सिरा है इससे हमें किसी रेखा के भाग का बोध होगा। देखिए इसका जो ऊपरी सिरा है, ऊपरी सिरा से हमें रेखा के एक 4 भागों का बोध होगा, अर्थात रेखाखंड का बोध होगा। अगर इस मेज के ऊपरी सिरे के पहले वाले कोने को हम बिंदु ए नाम दे देते हैं, दूसरे बिंदु को बिंदु बी और तीसरे कोने को बिंदु सी और चौथे कोने को बिंदु डी अगर हम नाम दे देते हैं तो यहां से एक रेखाखंड ए बी बनेगा, दूसरा रेखाखंड बी सी बनेगा, तीसरा रेखाखंड सी डी बनेगा और चौथा रेखाखंड बनेगा यहाँ पर ए डी। तो इस
टेबल के ऊपरी सिरे से हमें रेखाखंड, रेखा का भाग होता है रेखाखंड, रेखा के एक भाग को हम कहते हैं रेखाखंड। तो इस मेज के ऊपरी सिरे से हमें चार रेखाखंड का बोध हो रहा है। रेखा अर्थात रेखा के भाग का बोध हो रहा है। एक रेखा का भाग है ए बी, दूसरा भाग है बी सी, तीसरा भाग है सी डी और चौथा भाग है डी ए। तो मेज के ऊपरी सिरे से हमें रेखा के चार भागों का बोध यहाँ पर हो रहा है। तो पहला उदाहरण हमने लिया मेज। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम पुस्तक। दूसरा उदाहरण लेंगे हम पुस्तक। देखिए पुस्तक से भी हमें, पुस्तक के किनारों से भी हमें रेखा के भाग का बोध होता है, क्योंकि पुस्तक की लंबाई तो निश्चित होगी और रेखा की लंबाई होती है अनिश्चित। तो रेखा पुस्तक के किनारों से हमें रेखा के भाग का बोध होगा अर्थात रेखाखंड का। अगर इस कोने को नाम हम दे देते हैं पुस्तक बिंदु P, यहाँ पर बिंदु Q और इस कोने को बिंदु R और इस कोने को बिंदु S। तो इस पुस्तक के ऊपरी भाग से हमें चार रेखाखंड का बोध होगा। एक रेखाखंड PQ, देखिए एक रेखाखंड PQ, दूसरा रेखाखंड QR, तीसरा रेखाखंड QS, RQ, RS और चौथा रेखाखंड SP। तो एक PQ हुआ, QR रेखाखंड, फिर RS, उसके बाद SP। तो पुस्तक के किनारों से भी हमें रेखा के भाग का बोध होता है। अब अगला उदाहरण हम लेते हैं। देखिए रोड, आपने सड़क देखी होगी और सड़क पर देखिए, सड़क पर बीचों बीच एक पीले कलर की पट्टी आपने देखी होगी और सड़क पर ये पट्टी हमको ये पता नहीं होता कि ये पट्टी कहाँ से शुरू हुई है और कहाँ पर खत्म हुई है। तो रेखा पर जो बीचों बीच ये पीले रंग की जो पट्टी होती है, इससे हमें रेखा का बोध होता है, इससे हमें रेखा का बोध होता है। तो तीसरा उदाहरण हमने लिया सड़क पर, लिखते हैं सड़क के बीच में पीले रंग की पट्टी। ठीक है, इस सड़क के बीचों बीच जो पीले कलर की ये रंग की ये पट्टी होती है, इससे हमें रेखा का बोध होता है। तो प्रश्न संख्या 2 में हमें ऐसे तीन उदाहरण लेने के लिए कहा गया था जिससे हमें रेखा या रेखा के भाग का बोध हो। तो हमने दो उदाहरण ऐसे लिए जिनसे हमें रेखा के भाग का बोध हुआ और एक उदाहरण ऐसा लिया जिससे हमें रेखा का बोध होता है। ठीक है, ये तीन उदाहरण हमने यहाँ पर लिए, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा उदाहरण। तो प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है कि रेखा और किरण में अंतर चित्र खींचकर स्पष्ट कीजिए। अब हमें रेखा और किरण का चित्र खींचकर अंतर बताना है कि दोनों में क्या है। देखिए रेखा में, रेखा का अगर हम चित्र बनाएं, रेखा का चित्र जो होता है, रेखा अनिश्चित, रेखा की जो लंबाई होती है वह अनिश्चित होती है। रेखा को दोनों दिशाओं में अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए रेखा की लंबाई जो होती है अनिश्चित होती है, तो इसको हम इस दिशा में भी बढ़ा सकते हैं और दिशा में भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो उदाहरण है रेखा का चित्र। और अब हम जो चित्र बनाएंगे वह किरण का चित्र बनाएंगे। किरण का एक अंत्य बिंदु होता है, किरण का एक अंत्य बिंदु होता है, अर्थात किरण कहाँ से किस बिंदु से शुरू है वो हमको ज्ञात होता है और दूसरा बिंदु हमको ज्ञात नहीं होता कि किरण कहाँ पर खत्म है। तो इसमें किरण में एक और, एक दिशा की ओर तीर होता है, पर रेखा में दोनों दिशाओं में तीर होता है। ये तीर प्रदर्शित करता है कि रेखा को हम दोनों दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, पर किरण को केवल हम एक ही दिशा में बढ़ा सकते हैं, क्योंकि किरण का एक अंत्य बिंदु होता है, रेखा का कोई भी अंत्य बिंदु नहीं होता है। तो ये चित्र है किरण का। जैसे रेखा पर हमने ये दो बिंदु लिए, एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी। तो इस रेखा का हम नाम इस प्रकार लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर दोनों ओर ये तीर का चिन्ह लगा देंगे। और जब हम किरण का नाम लिखते हैं तो किरण जिस बिंदु से शुरू है, जैसे बिंदु P से शुरू है और बिंदु Q की दिशा में आगे बढ़ रही है, तो इस किरण का नाम हम इस प्रकार लिखते हैं
पहले प्रारंभिक बिंदु का नाम, फिर जिस बिंदु की ओर किरण जा रही है उस बिंदु का नाम, और ऊपर तीर का चिन्ह लगा देंगे प्रारंभिक बिंदु से किरण जिस बिंदु की ओर जा रही है उस बिंदु की ओर। तो चित्र खींचकर हमने रेखा और किरण में दोनों में अंतर यहाँ पर स्थापित कर दिया है और प्रश्न संख्या 3 हो चुकी है कंप्लीट। अब देखिए प्रश्न संख्या 4। दिए गए प्रारंभिक बिंदु ए और एक अन्य बिंदु बी से होकर होकर जाती हुई एक किरण खींचिए। तो प्रश्न संख्या 4 में हमें एक प्रारंभिक बिंदु दिया गया है ए और एक अन्य बिंदु दिया गया है बी। तो ए से बी की ओर जाती हुई किरण का चित्र हमको यहाँ पर खींचना है। तो एक बिंदु हम जैसे यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु ए और एक दूसरा बिंदु ले लिया हमने बिंदु बी। अब बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाती हुई हमने एक किरण बना दी ये। ठीक है, तो ये हो गया दी गई शर्त के अनुसार। प्रश्न संख्या 4 में हमसे कहा गया है कि एक बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाती हुई किरण का चित्र बनाइए। तो किरण का चित्र हमने बना दिया है, जो बिंदु ए जिसका बिंदु ए प्रारंभिक बिंदु है कि किरण किस बिंदु से शुरू हो रही है और जिस बिंदु की ओर जा रही है उस बिंदु बी की ओर जाते हुए हमने ये किरण का चित्र बना दिया है, जिससे प्रश्न संख्या 4 का ये सही उत्तर है। और प्रश्न संख्या 4 हमारी कंप्लीट हो गई है और इसी प्रश्न के साथ अभ्यास 7 भी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में हम पाठ संख्या 7 की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।